जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज हाजिर हैं आपके सामने फिजिक्स के एक नए लेक्चर के साथ। और हमारा जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर था वहाँ तक हम लोगों ने प्राप्त किया था। और हमें उम्मीद है कि आप लोग उन चीज़ों को जो है रिवाइज कर रखे होंगे। और अब चूंकि हम लोगों का जो प्रक्रिया है, पहले भी हम आपको बता रखे हैं कि जो आपका वीडियो जो मिलने का जो सिलसिला है, ये थोड़ा सा अब तेज किया जाएगा। और वीडियो का जो फ्रिक्वेंसी है, जो आपको पहले अल्टरनेट में मिलता था, अब आपको, जैसे कि पहले सप्ताह में 3 दिन मिलता था, तो अब 4 से 5 दिन आपको देखने को मिल जाएगा। उसी कड़ी में आज जो है आपको लगातार, जो पिछले दिन हमने अपलोड किया था वीडियो, आज भी आपके लिए हम अपलोड करने वाले हैं। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो बात किया था उसमें मुख्य रूप से 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो थे उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और याद रखें, हर चीज़ आपको सिलसिलेवार तरीका से आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को ऐसे एक एक करके टॉपिक को, अगर एक एक दिन में एक एक टॉपिक को अगर आप सीखते चले जाते हो, उसको ख़त्म करते चले जाते हो, तो ध्यान रखना आपका लास्ट में जा करके ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो केवल रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप उसको देखोगे, बस उससे काम चल जाएगा। माने आपको प्रॉपर जो होता है ना, पूरा माने एनर्जी लगा के तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगा, है ना। तो आज का हमारा क्या मुख्य जो एजेंडा है वो क्या है, तो हम लोग पहले आपको जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी पर बात करेंगे, और उसके बाद जो एजेंडा है उस पर हम लोग अभी जो है सो थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो, हमें अभी निकालना है टॉर्क। टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण बोलते हैं। टॉर्क एक वर्ड होता है, इस टॉर्क का मतलब होता है बल आघूर्ण। हिंदी में इसको लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी 11th पढ़ा होगा तो आपको ये वाला चीज़ें जो है वो पता होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं कि जैसे आप कलम का ढक्कन जब खोलते हो, ये ऊपर वाला जब इसको घुमाने के लिए जब खोलते हो या दरवाजा खोलते हो, तो उस केस में जब आप बल अप्लाई करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है, माने घूर्णन करता है। तो जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो और उस बल का जब रोटेशनल इफेक्ट हो, तो उस रोटेशनल इफेक्ट की वजह से उसे हम लोग कहते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। बेसिकली टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। और जैसे कि मान लो अगर हमने ऐसा करके कहीं पर भी फोर्स लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, कलम का जब ढक्कन खोलते हो तो उस केस में ऐसा ही होता है, एक फोर्स इधर से लगता है, एक इधर से। लेकिन दोनों फोर्स का अमाउंट बराबर होता है, ये अगर एफ है तो ये भी एफ है, दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। तो आप जब फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो और इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो एल है ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों फोर्स के ऊपर में। तो वैसे भी ये देख लो तो ये परपेंडिकुलर ही है, अगर नहीं होता तो उसको बनाते हम पहले, ठीक ना। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, इसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता है तो उस केस में आपका टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यही एल जो होता है इसको आर भी लिख सकते हो आप, एल के जगह पे आप आर भी लिख सकते हो, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ये बड़ा फेमस फार्मूला है जो 11th में सिखाया जाता है। तो हम केवल आपको जो है जानकारी दे दिए, ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आधारित जो है बातें अभी हम लोगों को करना है, ठीक ना। हमें निकालना क्या है, टॉर्क, बल आघूर्ण। लेकिन बल आघूर्ण जो निकालना है ना, वो निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने निकाला था, है ना। और विद्युत क्षेत्र वो भी अलग अलग पोजीशन पर, जैसा कि एक्जियल पोजीशन नाम दिए थे, इक्वेटोरियल पोजीशन नाम दिए थे, एक लास्ट में एनी पोजीशन करके हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो कुल मिलाकर के 3 बातें, 3 पॉइंट पर हम लोगों ने बात किया था, जिसमें विद्युत क्षेत्र निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। लेकिन अभी क्या है, यही डाइपोल की वजह से हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अभी हमको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए स्वाभाविक बात है कि डाइपोल को रोटेट करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ परिस्थिति डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि आपका ये फार्मूला, जैसे कि ऐसे परिस्थिति में ये अप्लाई होता है, तो ऐसा परिस्थिति यहाँ पर भी बनना चाहिए, तब जाके निकलेगा। तो स्वाभाविक बात है, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच कि टॉर्क हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि टॉर्क आप निकालोगे तो किसका निकालोगे और कहाँ निकालोगे।
तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, वो निकालना है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी कि आपको एक डाइपोल को रखना है एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे हम यहाँ पर एक दर्शा रखे हैं, ये विद्युत क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन आगे की ओर है। इसमें कहीं पर भी आप चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो सेम मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे कि नहीं? तो हमसे बोला यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखो। तो जैसे ही रखोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आपको ध्यान हो तो उसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। दो चार्जों से मिलकर के ही तो बना होता है ये, लेकिन दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होता है, अलग अलग होता है। वैल्यू बराबर होता है और नेचर अपोजिट होता है। तो जरा सोचिए, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ये मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये बातें हम लोगों ने पिछले नहीं, उससे भी पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने कर रखा है। नहीं हो तो आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र को शुरू किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू किए थे। उस समय हमने ये बात बताया था आपको, ठीक ना? तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर में विद्युत क्षेत्र में फोर्स जो लगता है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इसके अपोजिट लगता है। अगर आप गौर करोगे तो ये फोर्स जो है एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और बीच में कुछ दूरी तो है ही। हम लोग 12 दूरी माने थे, अगर आपको ध्यान हो, 12 दूरी हम लोगों ने माना था। तो स्वाभाविक बात है ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू करेगा कुछ एंगल पर। जो भी एंगल होगा आपको दे देगा कितना एंगल पर पहले से रखा हुआ था। मान लो थीटा एंगल पर रखा हुआ था, तो अब ये क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो इसमें टॉर्क होगा, बलाघूर्ण होगा। बात समझे? कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब बल लगाते हो और वो रोटेट होना शुरू होता है, इसका मतलब उसमें टॉर्क जनरेट हुआ है, माने बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। बल आघूर्ण की वजह से ही वो घूर्णन गति कर रहा है। बात समझे कि नहीं? वहां पर यानी कि फोर्स लगाए वो टॉर्क में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये हमको टॉर्क निकालना है, ठीक ना? इसका मतलब ये जो बाहर में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फील्ड में होना चाहिए। तो पहले तो आप ये बात समझ लो, हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको ई से हम दर्शा लेते हैं, और यहां पर हम लिख देते हैं ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं हम इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। बात समझ गए? हमको इसमें रखना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव हमें इसमें एक जो है वो रखना है। चलो हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव जो है एक यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक ना? और फिर जो है उसके बाद का जो कहानी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलो जी देखते हैं। देखो यहां पर हम जो है एक डाइपोल बना लेते हैं। मान लो ये हमारा जो है डाइपोल है, यहां पर हम लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक वाले पोजीशन पर लेंगे, और दूसरा पोजीशन जो होगा इसके ऊपर में हम लोग निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, और इसका नाम डाल देते हैं कुछ ए और बी, ठीक ना? ए बी जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है ये दूरी को हम मान लेते हैं 2L, ये दूरी को हम लोग मान लेते हैं 2L, ठीक ना? और लेट अस सपोज ये थीटा डिग्री एंगल पर पहले रखा हुआ था। अब जरा सोचो, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए पॉजिटिव पर। और निगेटिव पर जो फोर्स लगेगा ये इसके अपोजिट होना चाहिए। स्वाभाविक बात है अपोजिट होना चाहिए, क्या अपोजिट होगा, ठीक ना? ये बात ध्यान रखना, ये फोर्स है और ये अपोजिट होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब पॉइंट ये है कि जब अपोजिट फोर्स लगे और माने कुछ एंगल पर ये रखा हुआ था, तो अपोजिट फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो टॉर्क आएगा, और टॉर्क का हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, R इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है। अगर आप उस फार्मूला को नहीं लिखते हो तो हमारा वहां पर जो फार्मूला होता है उसमें हमने आपको बताया था फोर्स के साथ जो था ना, ये डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर लेना होता है। हालांकि डिस्टेंस को हम लोग पहले लेते हैं, ध्यान रखना। तो एक बात बताओ हमें, वैसे भी अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस लोगे ना, थोड़ा सा हम इसको डॉट डॉट करके इस तरह से ऐसे मिला दे रहे हैं, तो जरा सोच करके आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा,
ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है। तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो ये वाला होगा। अगर इसका नाम कुछ डाल दो, जैसे कि ओ डाल दो, तो बी ओ का वैल्यू क्या होगा, जरा यहां पर हम लिख करके आपको दिखा दे रहे हैं। बी ओ का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप इसको जो है परपेंडिकुलर बोल दो। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, स्वाभाविक बात है। तो एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो जरा सोचिए, हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ओ जो ट्रायंगल है, इससे अगर हम बात करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा जो होता है ये बराबर परपेंडिकुलर बोले तो बी ओ और बट्टा हाइपोटेनस यानी कि ए बी, यही तो होगा, यही तो हमारा फॉर्मूला आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखोगे ना, तो यहां से आपका बी ओ का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा, और ए बी का वैल्यू है 2l, यानी कि ये हो जाएगा 2l इंटू साइन थीटा। यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इंटू फोर्स चाहिए। तो फोर्स तो यहां पर है, और फोर्स आपको यहां पर बेसिकली जो है ना, चार्ज के ऊपर में लगने वाला फोर्स जो है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो चूंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो। तो यहां पर इसीलिए हम अगर चाहे तो ले सकते हैं कि फोर्स बराबर जो होगा वो क्यू इंटू ई होगा, यानी कि हमारा फोर्स भी निकल गया और हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी निकल गया। तो ये दो चीज अगर पता है तो इस विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क कितना होगा ये तो आप निकल गया, सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे टॉर्क, ठीक ना, टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक ना, यानी कि द्विध्रुव पर फल आघूर्ण, ये हमको निकालना है। तो एक बात बताओ, हम तो ये पहले अभी तुमको बता रखे हैं कि टॉर्क जो होता है ये बराबर होता है आर, यानी आर भी बोले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू फोर्स, जो भी फोर्स होगा वो आप डाल दो। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहां से हम बी ओ इसको कर लेते हैं, और फोर्स का वैल्यू तो तुम्हारे पास यहां पर है ही। नाउ अब अगर ये वैल्यू को अगर यहां पर हम रखते हैं तो टाउ बोलते हैं इसको, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ का वैल्यू हो जाएगा 2l साइन थीटा, और इंटू फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई, यही ना होगा। ई यहां पर विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ये फॉर्मूला पहले आपको बता रखा है। एक बात बताओ, क्यू इंटू 2l, टाउ बराबर अगर लिखोगे तो क्यू इंटू 2l, और इंटू आपका वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो, और ये साइन थीटा डाल दो। तो जरा देखिए यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसमें इसको लेकर के एक फॉर्मूला होता है जो आपको हमने पहले ही बता रखा है, ठीक ना। Q इंटू 12 जो होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट होता है, माने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो था वो Q इंटू 12 आया था। ये बात हमने आपको पहले बता रखा है, ठीक ना। तो एक बात बताओ, ये कोई भारी भरकम चीज तो हम आपको नहीं बता रहे हैं, जो है उसी में से निकाल करके हम लोगों ने डाइपोल निकाला। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला जो है वो पी ई साइन थीटा हो जाएगा। हम इसी चीज को यहाँ पर जो है ना दर्शा देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसके बगल में जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम पी लिख दे रहे हैं, और कोष्ठ में कुछ भी हम लिख नहीं रहे हैं। तो पी ई साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क का क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बेसिकली। अच्छा, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म, अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो टाउ बराबर जो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा यहां से जो फॉर्मूला बनेगा P क्रॉस ई वेक्टर। क्रॉस क्यों लगाते हैं, साइन थीटा जब भी रहता है प्रोडक्ट में तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। वही अगर यहाँ पर जो है साइन थीटा ना होकर के कॉस थीटा होता, तो कॉस थीटा होता तो इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाते। तो हम टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आपको जो है 2 नंबर मिलेगा। जब भी आप बोर्ड में इसको इस तरह से डिराइव करते हो तो डिराइव करने के लिए 2 नंबर मिलेगा। अब बात यह है कि पहले तो आपको ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपका काम होता है डायग्राम बनाना,
फिर आपने जो डायग्राम बनाया है उसी चीज को आपको यहाँ दर्शाना होता है, माने वही भाषा में कुछ लिखना पड़ता है। जैसे हम लिखे हैं, माना कि ए बी, लेट अस सपोज ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हैव डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L के बराबर है। सिचुएटेड इन, जो रखा हुआ है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। देन टॉर्क ऑन डाइपोल विल बी, तो हमारा जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल पर बल आघूर्ण होगा, क्या होगा, तो उसके लिए हमने इस पूरे प्रक्रिया के तहत ये फार्मूला ड्राइव किया, लास्ट में ये फार्मूला आया, यही हमारा टॉर्क का फार्मूला हो गया। तो हमारे ख्याल से अगर आप इसको 1 से 2 बार अगर केवल प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित तौर पर ये आपको तैयार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तैयार करने में ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें जो है आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा इजी वे में इसको आप सॉल्व करके आओगे। तो ये पहला टॉपिक है हमारा आज का जो लेक्चर है, उसका पहला ये मुद्दा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने नोट्स में शामिल कर लेना। चलो जी, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। आप एनसीईआरटी किताब में भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है उसी फार्मूला पर आधारित है, जो फार्मूला अभी आपके सामने हमने डिराइव करके रखा है, ठीक ना। तो हम उसी फार्मूला पर आधारित ये जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसके प्रक्रिया को देखिए कि इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। देखो, पहले आप जब भी प्रश्न को, फिजिक्स के प्रश्न को आप सॉल्व करने के लिए बैठते हो तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि लाइन बाय लाइन जब क्वेश्चन पर हो तो उसमें से जो डाटा दिया हुआ रहता है वो डाटा को आप कोशिश करो साइड करके बाहर कर लें, जो डाटा दे रखा है। जैसे देखो, हम निकाल के आपको बताते हैं, यहाँ दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब इंटू मीटर। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी विद्युत द्विध्रुव का कितना है, 4 × 10⁻⁹। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट किए थे, अब P का वैल्यू कितना है, ये है 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब इंटू मीटर, जो था वो निकाल दिए। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। माने ये जो विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव जो है एक विद्युत क्षेत्र में अलाइंड है, ऐसे रखा हुआ है, कितना, तो थीटा बराबर 30 डिग्री एंगल पर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ये दिया हुआ है, इसी में रखा हुआ है। इसका मतलब हमें यहाँ से थीटा मिल गया, थीटा है 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बोला यूनिफॉर्म है और उसका वैल्यू है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जो दिया वो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हम लोग ये देखेंगे। देखो, हमसे पूछ ये रहा है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। माने आपको यहां पर बोल रखा है कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, माने आपको टॉर्क निकालना है कि डाइपोल पर बताइए टॉर्क कितना होगा। तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, चूंकि टॉर्क बराबर फॉर्मूला था PE sin थीटा, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। सारा डाटा तो यहाँ दे रखा है, केवल इसको उठा के उस पर रखना है, सॉल्व करना है, जो आएगा सो आंसर। इसीलिए टॉर्क बराबर अब जो आएगा P का वैल्यू उठा के रख दो, P है 4 × 10⁻⁹ जो है रख दिए। यूनिट अपना लास्ट में इसका जो होता है टॉर्क का वो ले लेंगे हम लोग। फिर ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू उठा के रख दो, तो इसका वैल्यू होगा 5 × 10⁴ और लास्ट में साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, जो है वो उठा करके हम वहां पे रख दिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, ठीक है, और इस दोनों को देखो सॉल्व करके, तो 10 के पावर कितना आएगा -5, क्योंकि -9 और +4 दोनों मिला करके कितना आएगा -5 आएगा। अच्छा, साइन 30 का मान यहाँ पर कितना होगा 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो टाउ बराबर आएगा 10 गुने 10 के पावर -5। और टाउ का जो यूनिट होगा, चूंकि हम लोगों ने देखा भी था कि टाउ जो था ना वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका जो यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, है ना। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फाइनल टाउ यानी टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, 10⁻⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा फाइनल वैल्यू आएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और ऐसा ही सिंपल प्रश्न जो है आपसे बोर्ड पूछता भी है। जब भी आपसे न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है तो वो कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होता है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट बेस्ड या फार्मूला बेस्ड जो होता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा सा अगर इत्मीनान से धीरे धीरे एक एक बात को अगर आप सीखते चलते हो और धीरे धीरे अगर स्पीड आप बढ़ाते हो बाद में, तो वो चीज़ें आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। चलो, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है पुराना जो हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा है उसी फार्मूला पर आधारित ये प्रश्न है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को बनाने का जो प्रोसीजर है उसको आप सीखे हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये टॉपिक जो हम बोले हैं पीछे जो अभी बताए थे, ये वाला टॉपिक जिस पर हम चर्चा किए थे, ये टॉपिक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो खैर आपको इसके अलावा भी मिल सकता है देखने को, लेकिन वो जो टॉपिक है वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी तत्काल में। देखो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, माने वही जो काम हम कर रहे हैं उसी सिलसिला को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि अगर वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ ना कुछ रोटेशनल वर्क होगा, घूर्णन कार्य होगा, घूमने वाला कार्य कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो जो घूर्णन कार्य होगा ना, उसको भी निकालने के लिए हमें पूछ देता है कभी कभार, बात समझे कि नहीं। तो पहले क्या पूछेगा, आप पूरे दिमाग में पहले ये पूरा का पूरा जो है ना जो पूछता है उसको पूछने के पैटर्न को एकदम छाप लो। पहला, किसी विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम डाइपोल को रखते हैं तो ये घूमेगा, तो घूमेगा तो टॉर्क जनरेट होगा यानी बल आघूर्ण होगा। तो कितना बल आघूर्ण होगा, PE sin थीटा हम लोगों ने अभी निकाला है। अब बोला कि अगर ये घूमेगा तो कुछ काम होगा, वर्क डन होगा, तो बोला कितना वर्क डन होगा ये हमको निकाल के बताइए। सेम कौन माने सारा चीज सेम है, केवल जो हमसे निकालने के लिए बोला है वो बदल गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को फिर रख दिए। अब ये घूमेगा तब टॉर्क नहीं वर्क डन निकालना है। बात समझ में आया, किया गया काम निकालना है। तो हमारा सारा चीज फिर से सेम रहेगा, समझे कि नहीं। केवल और केवल हेडिंग बदल गया कि हमारा वर्क डन अब निकलेगा, और ये सारा कुछ सेम रहेगा, केवल बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि ये फिर से वर्क डन निकालना है अभी हमें, बात समझे। फिर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, हमने ले लिया। अच्छा, अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से डाइपोल को रखोगे तो दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो तुम्हारा इधर की ओर लगेगा, और ये फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा, Q इंटू ई, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। फिर दूसरा फोर्स इधर लगेगा, और ये फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा, Q इंटू ई, यही तो फोर्स का वैल्यू होगा, Q इंटू ई, ये फोर्स आएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो अभी भी सेम रहेगा, यानी 2L रहेगा। एंगल जो है वो थीटा रहेगा, जैसे था वैसा हम लोगों ने ले लिया। अब हमें निकालना है रोटेशनल वर्क डन, याद रहे वर्क डन हमें चाहिए, किया गया काम। तो रोटेशनल वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये जो है 11th के रोटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, रोटेशनल वर्क, ठीक ना। तो रोटेशनल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, घूर्णन घूर्णन कार्य। तो पहले ये फॉर्मूला आप देख लो। अगर रोटेशनल वर्क डन हो तो रोटेशनल वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और इंटीग्रेशन में आपको θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करना है, या 0 से थीटा तक इंटीग्रेट करना, वो लिमिट आपको तय करना होता है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा उस अनुसार से तय किया जाता है। लेकिन यही रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला होता है, बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके ऊपर जो रोटेशनल वर्क डन होगा वो रोटेशनल वर्क डन निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा, ठीक ना। जब तक टॉर्क नहीं निकालोगे तब तक ये निकल नहीं पाएगा। लेकिन हम लोगों ने टॉर्क अभी अभी जस्ट तो निकाला है,
टॉर्क बराबर यानी बल आघूर्ण का फॉर्मूला पीई साइन थीटा अभी तो आया है। तो सीधी सी बात है, हमारा काम बड़ा इजी है, केवल वो टॉर्क को ला करके यहाँ पे रख देना है, रोटेशनल वर्क डन का ये जो है वैल्यू निकल देगा। ठीक है, अब ये डाटा जो है, ये डाटा ऐसा नहीं सोचना कि कहाँ से ले आए, ये 11th के सिलेबस से आया है। 11th अगर आप नहीं पढ़े हो तो परेशान मत हो, ये फार्मूला कम से कम याद रखो, इतना तो कर सकते हो। अच्छा, ये फार्मूला लाने के लिए जो है बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता है बेसिकली। ये फार्मूला लाने के लिए जो होता है उसी में थोड़ा बहुत तब्दील करके, जो तुम लोग फार्मूला पढ़ा होगा W बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स जो आता है, इसी को तोड़ मरोड़ करके यहाँ पर पहुंचाया जाता है। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए आप इसको लेकर के परेशान मत होना, ये रोटेशनल वर्क डन का फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक ना? तो तत्काल में हमको उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है, हमें इसी मुद्दा को आगे बढ़ाना है, 12th का जो मुद्दा है इसको आगे बढ़ाना है। चलो जी, आते हैं वापस। तो ये तो डेफिनेशन जो इसका है उसके आधार पे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, यहां पर लिख लेते हैं हम, क्योंकि टाउ बराबर आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है पीई साइन थीटा होता है इसका फॉर्मूला। चलो ये फॉर्मूला को उठा के इस पर रख देते हैं और इसका इंटीग्रेशन जो है θ1 से θ2 तक कर देते हैं। अगर मान लो शुरुआत 0 से होगा तो 0 से θ तक कर लेंगे, अगर शुरुआत मान लो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हुआ तो 30 से 60 कर लेंगे। माने एंगल आपको दिया रहेगा लोएस्ट और हाईएस्ट। लोएस्ट बोले तो यहाँ पर लोएस्ट का मतलब ये हो कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे समाप्त हुआ, यानी उसको रोटेट करवा रहे हो तो समाप्त कहीं ना कहीं तो होगा। तो बेसिकली कहाँ पे शुरू हुआ कहाँ पे समाप्त हुआ ये आपका एंगल जो है वो दिया रहेगा। तो मान लो हमने शुरू किया 0 से तो नीचे आ जाएगा 0, खत्म किया मान लो 60 पे तो ऊपर में 60 आ जाएगा। मान लो शुरू किया 30 से और समाप्त किया 60 पे तो नीचे 30 आएगा ऊपर 60 आएगा। तो हम सीधे तौर पे ऐसा लिख लेते हैं ना कि θ1 से θ2 तक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। समझे कि नहीं बात को? ऐसे लिख सकते हैं। तो अब पहले ये फॉर्मूला को यहां पे रखो आप, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा लिखो और यहां पर डी थीटा लिखो और इसका इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक करना है हमें। तो पहली बात तो आपको करना ये होगा कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन से, और जो बाकी टर्म वेरिएबल होता है जो बदलता है, माने जिसका वैल्यू बदलता है उसका इंटीग्रेशन होगा। एक बात बताओ, चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में बदलने वाला है नहीं। डिस्टेंस जो होता है ये भी बदलने वाला है नहीं। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, P बराबर क्या होता है? चार्ज इंटू 2L। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारा ये दोनों बदलने वाला है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। माने P का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये नियत है, ये कभी चेंज होगा ही नहीं। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बोले तो एक समान है। तो जब ये एक समान है तो इसका मतलब ये और ये दोनों में से कोई चेंज नहीं होगा। माने P का वैल्यू और E का वैल्यू ये दोनों में से कोई नहीं चेंज होगा, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, यानी कि W बराबर PE हो गया बाहर, इंटीग्रेशन में केवल बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा और यहां से θ1 से θ2 तक। अब बात है इंटीग्रेशन करने का। देखो डायग्राम सारा का सारा वही रहेगा जो पिछले डाइपोल वाला में तुम बनाया था, वही डायग्राम रखना, इसको चेंज मत करो। वही चीज यहां पर भी लिखना है, भाषा में भी आपको वही लिखना है। केवल रोटेशनल वर्क चाहिए ना, तो उसके लिए तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसको उठा के यहाँ रख देना है। और ये भी 2 नंबर में पूछता है, ध्यान रखना। अब इस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़े, ये दोनों कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, केवल साइन थीटा बचा। अब साइन थीटा का जो वैल्यू है इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वो हमें यहाँ पर पुट करना है, और बाद में हमें ये फॉर्मूला पर जो θ1 θ2 है ये लिमिट हमको लिख देना है। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, रोटेशनल वर्क डन बराबर PE। अब बताओ, हम लोग तो पहले ही पढ़ रखे हैं, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये θ1 से लेकर के θ2 तक जो है वैल्यू वहां पे डाल देंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। PE, देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ से ये जो हमारा डाटा है इसमें माइनस को पहले बाहर रखते हैं, एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, तो इसका मतलब कॉस θ2 पहले रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं माइनस लगा करके, तो यहाँ पर कॉस θ1 रखते हैं।
ये तो खैर इंटीग्रेशन का रूल है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर वैल्यू ऐसे बैठाया जाता है। अब माइनस को अंदर ले चलोगे तो स्वाभाविक बात है पीई, और ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा 1 पहले आ जाएगा और कॉस थीटा 2 बाद में चला जाएगा, है ना। यानी जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, वर्क डन का। अभी जो फॉर्मूला हम लाए हैं ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। ये बात समझ में आया आपको? थोड़ा सा और इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम स्क्रीनशॉट के लिए समय देंगे। थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं और इत्मीनान से ये बात को पहले सीख लो। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि शुरुआत आप जीरो से करोगे, तो जीरो से करोगे तो इस फॉर्मूला में कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा 1 का वैल्यू जीरो ले लिए, यानी शुरुआत हमने जीरो से शुरू किया एंड लास्ट में समाप्त किया कोई एंगल पर, 60 डिग्री 80 डिग्री जो भी हो, 90 कुछ भी रहे, तो चलो हम उसको मान लेते हैं थीटा 2 का मान थीटा। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे बैठाओ तो W बराबर PE, और ये जीरो रखोगे ना तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, माइनस इसका वैल्यू थीटा रखोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और तुम्हारा ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया इस कंडीशन में। कौन सा कंडीशन है, तो जब थीटा 1 का मान जीरो हो, थीटा 2 का मान जीरो थीटा हो, ठीक ना। ऐसा कंडीशन जब रहे तो उस केस में हमारा W का मान ये आ जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ रखा है, इसीलिए हम इस फॉर्मूला तक पहुंचाए हैं आपको। देखो पूछा यह है कि बताइए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में वर्क डन का बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो हम तो आपको अभी जो बताए रियल में तो होना चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन ऑप्शन में ये दे रखा था। इसका मतलब इसी फॉर्मूला को इस वाले जो कंडीशन है इस वाले कंडीशन से यहाँ पर फाइंड आउट करके दे रखा था। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे, बल्कि इसका स्पेशल कंडीशन बना करके भी इस तरह से आपको डाल देगा। तो आपको समझ लेना है कि ऐसा कंडीशन जहां भी मिल जाए ये वर्क डन का ही फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का ही ये क्या है, फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये जो वर्क डन हुआ है इस वर्क डन को आप बोल सकते हो ये एनर्जी भी है, एक तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। देखो 11th में एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दा पर। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th में, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप देख लो। वर्कडन जो होता है ना, टोटल वर्कडन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, किसी वस्तु के ऊपर में जो कुल कार्य जो होता है सभी फोर्सों के द्वारा, जितने भी फोर्स होंगे, ठीक ना, उसकी वजह से जो वर्कडन होता है वो वर्कडन का वैल्यू हमेशा आता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ पर यू फाइनल और यू इनिशियल क्या है, तो यू फाइनल या सीधे तौर पे फाइनल इनिशियल तो आप समझ जाओगे, फाइनल का मतलब अंतिम, इनिशियल का मतलब शुरू, लेकिन यू का मतलब आप जान लो, यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। इसका अर्थ क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब बताओ अगर कहीं पर यू आई या यू एफ लगा रहे, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा फाइनल है, एफ है तो फाइनल है, आई है तो इनिशियल है, इसका मतलब यही ना होता है। अगर आप गौर करेंगे तो हम इसके अनुसार से तो यही बोलेंगे, फाइनल है मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, आई मतलब इनिशियल है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी, देखो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना हम यहां पर लिख भी देंगे, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछेगा तो वो फॉर्मूला को आप इसी में से निकालोगे। दरअसल क्या है कि इसको अगर आप गौर करोगे तो ये हमारा जो है ये माइनस के साथ आया है, हम अगर ऐसा कर दे तो ये माइनस को इधर कर दे, यहीं पर थोड़ा सा अलग कर लेते ऊपर वाले पोर्शन पे, ठीक ना। हम ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला पॉइंट को जो है ना बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना आप, इधर मत आना, इधर अगर आप आओगे तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे उल्टा नहीं होगा, यहाँ भी सही है, कोई अलग बात नहीं है। अगर चाहो तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना थीटा 2 फाइनल है, थीटा 1 इनिशियल होता है, ध्यान रहेगा ये बात। अगर आप फाइनल इनिशियल देखोगे तो उस कॉन्सेप्ट के अनुसार से ये जो है ये तो पलटा हुआ वैल्यू है, फाइनल पहले चाहिए इनिशियल बाद में चाहिए। तो अगर इसको तोड़ोगे ना, चलो इसी को हम तोड़ देते हैं, यहां से हम जो है ना अलग कलर लेकर के आपको जो है दर्शा करके दिखा दे रहे हैं। देखो अगर इसको तोड़ो तो W बराबर जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है,
पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई, इधर से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 2। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आपको ये चीजें जो है वो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो देखो, ये जो माइनस वाला जो साइन है, अगर हम इस माइनस वाले साइन को देखें तो माइनस वाले साइन को हम जो है कॉमन करवा सकते थे, हालांकि कॉमन है यहाँ पर, देख लो कॉमन क्या माने, हम लोग कॉमन क्या करवाएंगे, ये पहले से ये फार्मूला में है, तो थोड़ा इसका एडजस्टमेंट जो हम कर रखे हैं ना, इस फार्मूला को जो तोड़े हैं, इस फार्मूला में अगर आप देखोगे तो इसको और इसको दोनों को कंपेयर करके देखो, यहाँ पर u जो है ना इनिशियल, ये निगेटिव में होना चाहिए और ये जो था वो पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर इसका इसके साथ कंपेरिजन करोगे, अगर आप गौर करोगे तो हम आपको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से और इसका दोनों का तुलना करके अगर दिखाएंगे तो माइनस यू इनिशियल बराबर आपका क्या आएगा, पीई कॉस थीटा 1 आएगा। नहीं समझे बात को? थोड़ा सा फिर से एक बार हम इस चीज को जो एक्सप्लेन कर दे रहे, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला में जो फाइनल है तो उस फाइनल का वैल्यू इस फार्मूला से लेकर के उसके बराबर कर देना है। इस फार्मूला में जो इनिशियल है उस इनिशियल का वैल्यू इस फार्मूला के इनिशियल वैल्यू के बराबर कर देना है। तो हम बोले थीटा 1 इनिशियल था, थीटा 2 फाइनल था, तो इनिशियल का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये अपना माइनस लेके आएगा, और ये वैल्यू था इनिशियल का, इसको इसके जगह पे उठा के रख दिए। तो अब जरा यहां से बताइए, u इनिशियल बराबर माइनस पीई कॉस थीटा 1 आया कि नहीं आया? यही ना आएगा वैल्यू, बताओ यही आएगा, सही है। अच्छा, अब दूसरा केस में आ जाओ, फाइनल जो है इधर पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसको वैसा ही छोड़ दो, लेकिन इसमें इसका जो वैल्यू है ना वो बेसिकली निगेटिव साइन के साथ है, तो पीई कॉस थीटा 2 यहाँ पे लगा दो। अब अगर आप गौर करोगे तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू है और इनिशियल जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का, वो अगर गौर करोगे तो पीई कॉस थीटा 1 पीई कॉस थीटा 2 ये आया है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तब तो फॉर्मूला u लिखाएगा, और u लिखोगे तो सारा वैल्यू तो सेम आएगा, माइनस पीई। अब थीटा 1 थीटा 2 के जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, माने जनरल बात अगर लिखना चाहे, इतना स्पेशल केस इनिशियल और फाइनल में ना थीटा 1 थीटा 2 आया है, लेकिन अगर इसी को जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो तुम्हारा ये माइनस साथ में रहेगा, पीई भी रहेगा, और कॉस थीटा 1 2 के जगह पे कॉस थीटा रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया, इस एनर्जी के फॉर्मूला को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव का ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। हम यहां पर लिख ही दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में समझ जाना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, ये बात आप समझ लो, ध्यान रखना है इसको। माने यहां पर हम हिंदी में भी कर दे रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, समझ जाओगे ये बात को। तो इसके लिए हम जो फार्मूला आपको बता रहे हैं, ये फार्मूला तो याद रहेगा। अब हमारा जो फार्मूला आएगा वो u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, यही तो आएगा, यही आना भी चाहिए, ठीक ना। तो एक बात बताओ, थीटा का मान अगर चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे अगर मान लो हम तुमको अलग अलग केस बना कर दे दें, स्पेशल केस हम बना करके दे दें, तो थीटा का मान अगर 0 ले लें, थीटा का मान जो है अगर हम 0 ले लें, 0 डिग्री ले लें, तो u का मान जो आएगा माइनस पीई आएगा, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वो मिनिमम आएगा, मिनिमम, यानी इससे और कम क्या हो सकता है, निगेटिव में वैल्यू आ रहा है तो इससे कम और क्या हो सकता है, 0 जो नंबर होता है वो निगेटिव से बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव का एक समान विद्युत क्षेत्र में
स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान मिनिमम कितना आएगा, तो माइनस पीई। अच्छा, दूसरा केस अगर कर देते हैं, केस 2, ठीक ना, तो केस 2 में अगर मान लो थीटा बराबर 180 ले लो, तो 180 का मतलब होता है कॉस 180 का मतलब होता है -1, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में पीई, और ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। समझ गए बात को, इससे ज्यादा वैल्यू आ नहीं सकता और इससे कम नहीं आ सकता, बाकी जो होगा वो इन दोनों के बीच में जो है लाई करेगा। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें एक और बात याद रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम है, कम से कम है, इसका मतलब ये स्टेबल में है। कैसे स्टेबल है, तो आप एक चीज गौर करना, हमारा जो डाइपोल था ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, ऐसे हमने रखा था। तो अगर आप इसको इधर कर देते हो, ऐसे कर देते हो, 0 पर कर देते हो, इसका मतलब ये जो है ना, माने ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर लगाएगा, ये जो आपका है इक्विलिब्रियम जो कहलाएगा इसका, वो स्टेबल कहलाएगा। अच्छा, उल्टा कर दोगे तो वो उधर से मारेगा, ये इधर से मारेगा, तो उस केस में तुम्हारा, अच्छा ये कैसे हम बोल रहे हैं समझ रहे हो, क्योंकि फोर्स जो होगा ना तुम्हारा ऐसे लग रहा है ना, तो जब आप ऐसे कर दोगे तो फोर्स ऐसे हो जाएगा सीधा, और जब उल्टा करोगे तो अपोजिट, हालांकि अपोजिट अभी भी है लेकिन वो आमने सामने जो है एक ही लाइन पर जो आप देखोगे तो वो आमने सामने आपको आते हुए दिखेगा। माने अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ई पर फोर्स तो हमेशा इधर लगेगा ना, और इस पर जो फोर्स लगेगा प्लस के तरफ, वो प्लस वाला जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में, और ये फील्ड के अपोजिट ऐसे करके लगेगा। तो हम लोग जब इसको ऐसे करते हैं तो इस स्टेट को बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, माने जिसमें केवल और केवल जो ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा को आप क्या करो, हॉरिजेंटल ऐसे कर दो इस तरह से, तो फोर्स उधर एगो जो लग रहा है किधर लग रहा है वैसा ही रह गया, तो इस स्टेट को बोलते हैं ये स्टेबल है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब हमारा थीटा का मान 0 होगा। अच्छा, इसको अगर ऐसे घुमा दो तो कुल मिलाकर के हमारा निगेटिव पर फोर्स फिर से इधर ही लगेगा, इधर इसी डायरेक्शन में लगेगा, और इस पर जो है उसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फील्ड में जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वो ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे कंडीशन को या ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि उस केस में इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ये बात समझिए, तो इसको बोलते हैं, ऐसा कब कंडीशन आएगा, जब थीटा 180 हो यानी पीई का मान मैक्सिमम हो। तो तुमको कम से कम वो स्टेबल और अनस्टेबल अगर नहीं भी याद रहे तो कोई ज्यादा भारी बात नहीं, लेकिन वो आना चाहिए। ये दूगो तो एकदम 100% सबको आना चाहिए, ये फॉर्मूला तो 100% आपको याद रहना ही चाहिए, याद रहना ही चाहिए, ठीक ना। तो क्या क्या बात की है, थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दे पहले इसका। हम पहला जो चर्चा की है वो ये है कि वर्क डन निकालना है किसके किस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में हमको क्या निकालना है, डाइपोल पर किया गया काम, और वो जो काम निकालना है उसका ये प्रोसीजर है फार्मूला प्रूफ करने का, और यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला को बेसिकली प्रूफ कर लिया, ये फार्मूला हमारा हो गया। अब 11th का जो एक टॉपिक पढ़े थे वहां से ऑब्जेक्टिव निकाल करके आपसे पूछ देता है, इसीलिए हम आपके सामने ये चीजें जो है डिटेल करके रख दिए। अब इसमें क्या किया, चलो पहले तो एक काम करो, ये वाला जो पेज था इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो अब नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो हमारा जो अगला जो टॉपिक है इसमें अगर आप गौर करोगे तो इसमें 11th वाला जो पार्ट था उसमें ये फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है वर्क पावर एनर्जी जो है उसी में, ठीक ना। U बराबर जो है पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम क्या किए ना, इसको थोड़ा तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद इसका और इसका कंपैरिजन कर दिए, या इसको लिखने के बाद इन दोनों का कंपैरिजन कर दिए। तो कंपैरिजन किए तो इनिशियल के जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा और फाइनल के जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा, अपना साइन लेकर के आएगा, तो ये अपना माइनस साइन लेकर के आएगा तो ये फॉर्मूला देगा, ये अपना जो प्लस साइन है वो लेके आएगा, फिर भी ये माइनस में ये वैल्यू देगा। अब चूंकि ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं तो दोनों जो है मिल करके एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि इनिशियल एनर्जी निकालो चाहे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फॉर्मूला आ रहा है पीई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 ऐसे करके आएगा। इसका मतलब अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो U बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस पीई कॉस थीटा। लेकिन याद रहे ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन डाइपोल का। बात समझे कि नहीं, यहां पर आप समझ लीजिए किसी एक चार्ज की वजह से नहीं आ रहा है, ये डाइपोल की वजह से आ रहा है।
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी डाइपोल के कारण, यानी द्विध्रुव के कारण जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला आपको यही होगा, देखने को यही मिलेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अब अगला जो पेज है उसको देख लो थोड़ा सा। इस पेज में हम वही फॉर्मूला को डिटेल में यहाँ पर बता रखे हैं, केस 1 केस 2 करके। तो ये फॉर्मूला आप देख लो। फिर केस 1 में हमने कहा कि इसका वैल्यू 0 अगर लिया जाए थीटा का तो वैल्यू मिनिमम आएगा, अगर ये 180 लिया जाए तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। और मिनिमम वाला को हम लोग बोलते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, ये स्थायी रहता है। और वो अस्थाई माने उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, वो कंडीशन अस्थाई इसको कर देता है, अपोजिट कर दो तो वो अस्थाई हो जाता है। तो बेसिकली कुल मिला करके ये जो कहानी है, ये डाइपोल के वजह से जो जो आपको दो नंबर या 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है, उन प्रश्नों का ये तमाम सूचनाएं आपको मिल चुका है। अब इसका रिवीजन करना, इसको तैयार करना, इसको नोट्स में शामिल रखना, ये आप लोगों का जिम्मेवारी है। अब इसको अच्छा से तैयार करो। जो पिछले क्लास में पढ़े हो उसको केवल रिवाइज करना पड़े, आप रेगुलर बेसिस पर तैयारी करते रहिए, ताकि ये सब चीज लास्ट में आपको कष्ट नहीं देगा, ठीक ना। नहीं तो यही चीज आपके लिए जो है परेशानी का सबब बन जाएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको अब यहाँ पे समाप्त करते हैं हम, और अगला जो वीडियो होगा उसमें फिर हम आपसे मिलेंगे। आज का जो कहानी है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे अपेक्षा है कि आप सभी लोग इन तमाम चीज़ों को तैयार करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, इन तमाम चीज़ों को आप सीखते चलो। हम आपके लिए पूरा कंटेंट जो है जितना भी है वो सारा चीज़ें आपके लिए लेकर के आएंगे, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, आपका पूरा 12th हम करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।